नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीएसपी लगातार दिल्ली में ताल ठोकती रही है और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीएसपी ने अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि ऐसे में रामदास अठावले की पार्टी ने दिल्ली में भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि रामदास अठावले की आरपीआई एनडीए का घटक दल है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने दिल्ली में 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी है। बुराड़ी से जेडीयू को सीट दी गई है, तो दिल्ली की देवली विधानसभा चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई है। दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। अगर गठबंधन की बात कर ली जाए तो गठबंधन में 68 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सहयोगी लड़ रहे हैं, तो वहीं आरपीआई को गठबंधन में जगह नहीं दी गई है। हालांकि दिल्ली का लगातार जो चुनाव है वो बेहद रोचक होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी ज़रूर उतारे हैं। अगर एनसीपी की बात कर ली जाए तो एनसीपी, जो अजीत पवार की एनसीपी है, उन्होंने भी दिल्ली में प्रत्याशी उतारे। हालांकि वो भी एनडीए का घटक दल है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जहां इंडिया गठबंधन में हमें फूट दिखाई दी थी, वहीं एनडीए गठबंधन में भी हमें स्पष्ट रूप से फूट दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने उतरी हुई हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी कई पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो रामदास अठावले की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी, ये 5 दल दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 3 दल एनडीए का हिस्सा और 2 एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में इन दोनों महागठबंधनों के घटक दल कितनी कितनी सीटों पर कब्जा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर और देहरादून से मैं संचित शर्मा हूं। आज आपके साथ बड़ी खबर को लेकर के, और बात राजधानी दून की करें तो चुनाव को लेकर जो हलचल है वो तेज़ हो चुकी है और लगातार चुनाव की जो तैयारियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां बढ़ाने में लगी हुई है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ही जो प्रेशर है वो दोनों ही पार्टियों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कैंडिडेटों की बात करें, जो कैंडिडेट हैं वो दोनों ही बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से, और दोनों ही सेम बैकग्राउंड से, छात्र राजनीति से निकल करके मेयर के दावेदार बनाए गए हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो दोनों पार्टियों के ऊपर प्रेशर है वो अलग तरीके से, कुछ दिन बाद स्टार प्रचारक भी राजधानी दून में आएंगे और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर अलग अलग निगमों में जा कर के जो उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उससे पहले जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, या कहें कि जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो अपनी तैयारियां तेज़ करे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो नगर निगम के चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाले हैं, और जो कांग्रेस वाले वो यही चाहते हैं लेकिन कि कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन बात करें जनता के मिजाज की तो अभी तक जो वोटर है वो साइलेंट नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के दोनों ही पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं एक हलचल सी उनके मन में है, एक बेचैनी सी उनके मन में है। क्योंकि वोटर किस ओर जाना चाह रहा है ये अभी तक दोनों ही पार्टियों को नहीं समझ आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ बात करें कि मुद्दों को लेकर के, तो देहरादून निगम में जो मेयर प्रत्याशी हैं उनकी प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ अवैध निर्माण के अलावा जो नगर निगम की जो ज़मीनों को कब्जाने का काम किया गया है, उन सभी ज़मीनों को छुड़वाया जाएगा और तमाम जो नगर निगम और जो शहर का स्वरूप होना चाहिए उसे वापसी उस स्वरूप में लाए, उसका अस्तित्व बचाएं। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के जो प्राथमिकताएं वो रखी गई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो नगर निगम का बोर्ड है देहरादून का, वो किसके हाथ लगता है। क्योंकि पिछले वर्षों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, लेकिन अब क्या उसमें कुछ फेरबदल होगा, और अगर फेरबदल नहीं होता है तो क्या जो खामियां या जो आरोप पूर्व में उनके पार्टी के मेयर के ऊपर लगे थे उसमें कितना कुछ सच सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ के लिए देहरादून से संचित शर्मा।
नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद से अब लगातार इंसानियत शर्मसार होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल फरीदाबाद में 15 तारीख को एक नाबालिग लड़की को एक ऑटो चालक, जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, बहला फुसलाकर उसके भाई की तलाश का बहाना देकर अपने साथ लेकर गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर दिया। ऐसे में अब पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से दोनों आरोपी उसके पड़ोस के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें कहा जा रहा है कि एक नाबालिग जिसकी उम्र करीब 14 साल के लगभग बताई गई थी, उस बच्ची के साथ आरोपी कई बार रेप जैसी वारदात को अंजाम दे चुका था। तो ऐसे में बच्ची गर्भवती भी हो चुकी थी, जिसका दोनों आरोपियों ने बहला फुसलाकर एक महिला से गर्भपात तक करा दिया। अब इस मामले में जानकारी जुटाने के बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया पीड़ित से सरकारी अस्पताल में पहुंची और उसकी हालचाल जाना। हालांकि अब बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही है और बोल चालने के बाद अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करने की बात पुलिस की ओर से किया गया है, लेकिन इस मामले में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे अब तक इतने बार जो आरोपी है वो नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देता रहा। तो अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब महिला आयोग यह जांच करा रही है कि कैसे एक 55 साल के व्यक्ति की ओर से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और कैसे ये पूरा मामला कई दिनों तक जारी रहा। अब हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में उसको रखा गया है और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि उनके परिवार को राहत और उनको आगे कोई काम दिया जा सके, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो नाबालिग बच्ची थी वो सड़कों पर भीख मांगने का काम करती थी। इसी का फ़ायदा उठाकर उन लोग लगातार उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। अब रेणु भाटिया ने कहा है कि गरीब परिवार की मदद करने के लिए कई संस्थानों से सहायता ली जाएगी और उस परिवार की मदद की जाएगी ताकि उनको एक रोज़गार का आयाम मिल सके। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। आज भारत देश के लगभग 50,000 गाँव के 58 लाख लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय पहुँचे, जहां विभिन्न प्रकार के इस योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है और इस योजना के तहत लोगों को सरकार ऋण और उस सहित अन्य लाभ दे रही है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता से भी लाइव संवाद किए और वहीं प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के जनताओं को संबोधित किया और आने वाले दिनों में भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ की साय सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में ऐसे ही योजनाओं का लाभ मिलने का आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के और पूरे भारत देश के लोगों को इस योजना के लाभ लेने के लिए बधाई, शुभकामनाएं दिया। जेके 24/7 न्यूज़ के लिए विपत सारथी, रायपुर। यूपी के बुलंदशहर में खास सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ से दिल्ली एनसीआर समेत कई बड़े शहरों में जहरीले दूध और जहरीले पनीर की सप्लाई की जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि जो मिलावटखोर हैं वो अज्ञात एसिड का इस्तेमाल कर पनीर तैयार कर रहे हैं, तो वहीं पेट्रोलियम जेली के प्रयोग से नकली दूध भी बना रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर के समेत जो मेरठ, हापुड़ और अलीगढ़ जैसे जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पर पहुँच रहा है। रोज़ाना हज़ारों कुंटल पनीर और जो दूध है उसकी सप्लाई की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब ये
जहरीला पनीर और दूध उठ रहा है तो लोगों को कितनी नुकसान पहुंच रहा होगा। वहीं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवन से आंत, लीवर और किडनी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन मिलावटखोर लगातार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और सफ़ेद जहरीले पदार्थ को लोगों को खिलाने को लेकर जो खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तत्काल इस पदार्थ को रोक लगाने की आवश्यकता है। JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। JK 24/7 न्यूज़ सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नबी बीदर से। माइक्रो फाइनेंस बीदर ज़िले में कैंसर की तरह फैल चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग खासकर माइक्रो फाइनेंस में महिला लोन लेती हैं और माइक्रो फाइनेंस के दूसरा जो संघ के नाम पर जो ग्रुप बनाकर ये लोग लोन देते हैं, ग्रुप में 10 मेंबर, 6 मेंबर, 15 मेंबर जो बनाकर ये लोन देते हैं माइक्रो फाइनेंस और संघ वाले, खासकर महिलाओं को लोन देते हैं। पुरुषों को ये लोन लोग नहीं देते, क्योंकि मेंटली टॉर्चर महिला को दिया जा रहा है। यहाँ पर देखने को ये मिला है कि तुमकुर ज़िले की एक महिला ने माइक्रो फाइनेंस और संघ के लोन लेने पर, कर्ज अदा ना करने पर आत्महत्या कर ली है। ये माइक्रो फाइनेंस क्या है या RBI की गाइडलाइन पर ये माइक्रो फाइनेंस और संघ चल रहे हैं? आखिर किसके आदेश पर ये लोग बीदर ज़िले में एक कैंसर की तरह फैल चुके हैं? किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं? आखिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करके माइक्रो फाइनेंस दिया जा रहा है, तो RBI की किस वजह से RBI मौजूद है हमारे देश में? RBI की गाइडलाइन है, कर्ज देने के बाद इसको किस तरह से कर्ज अदा करना होगा। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक उसूली रिकवरी करना होता है, लेकिन ये लोग रात के 10-10 बजे, 8-8 बजे जो कर्ज लेता है उसके घर पर जाकर धरना दे रहे हैं। ये जबरन वसूली कर रहे हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और कर्नाटका सरकार बहुत जल्द से जल्द इसको लगाम लगाना चाहिए। JK 24/7 न्यूज़, मोहम्मद नबी, बीदर। 2 मिनट। लाड़की बहन योजना में फंसा पे 4000 महिलाओं ने वापस लिए आवेदन। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई थी और एक तरह से ये महायुति की जीत भी इसी योजना से हुई, लेकिन अब ये योजना कई महिलाओं के लिए चिंता का कारण बन रही है। सत्यापन प्रक्रिया से पहले ही 4000 से ज्यादा महिलाओं ने अपने आवेदन वापस ले लिए हैं। आखिर क्यों? क्या इस योजना में कुछ गड़बड़ है या फिर कोई नया डर महिलाओं को सता रहा है? खासतौर से जो महिला और बाल कल्याण मंत्री आदित्य तटकरे के अनुसार जो ये महिलाएं खुद आकर योजना की राशि वापस कर रही है। सरकार ने इस पैसे को लौटाने की कोई बाध्यता नहीं रखी, लेकिन सत्यापन अभियान शुरू होने से पहले ही कई महिलाओं ने योजना से अपना नाम वापस ले लिया है। आदित्य तटकरे महिला व बाल कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार किसी से पैसे वापस नहीं मांग रही है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि केवल योग्य महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले। योजना के तहत 2,63,00,000 महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन पात्रता जो है मानकों को पूरा करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 2,47,00,000 पाई गई। सरकार ने चुनावी माहौल में बिना सत्यापन के 5 महीने तक का जो है लाभ दिया था, लेकिन अब सत्यापन के बाद अनुमान है कि 3 से 4 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित हो सकती है। अब कुछ सामाजिक कार्यकर्ता विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर शुरुआत में ही सख्त सत्यापन होता तो ये स्थिति नहीं आती। अब महिलाओं को डर लग रहा है कि अगर वे अपात्र पाई गई तो उन्हें पैसे लौटाने पड़ सकते हैं। छत्रपति संभाजी नगर समेत कई जिलों में महिलाएं खुद आवेदन वापस ले रही है। उन्हें डर है कि सरकार भविष्य में उनसे जुर्माने की राशि की वसूली न कर ले। कई महिलाएं सरकारी कार्यालयों से लाभ स्थगित करने के लिए आवेदन जमा कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दशा में सही कदम थी या जल्दबाजी में लागू की गई जो एक राजनीतिक योजना थी? सत्यापन के बाद कितनी महिलाएं योजना से बाहर होंगी
और इसका सामाजिक असर क्या होगा। खास तौर से आप जो है ये महाराष्ट्र की महिलाएं अब जो है उनको डर लगने लगा है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं रिशाद अहमद, जगत 24/7 न्यूज, मुंबई। पंजाब के मशहूर अभिनेता और सिंगर दलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म पंजाब 95 अब पंजाब के अंदर यानी कि पूरे देश यानी भारत के अंदर रिलीज नहीं होगी। इसको लेकर खुद दलजीत दोसांझ ने एक पोस्ट डालकर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर जब 80 और 90 के दशक के बीच बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था, सिखों को लेकर कई तरह के अत्याचार हो रहे थे, तब जसवंत सिंह खालड़ा नाम के एक व्यक्ति ने तब सिखों को लेकर आवाज़ बुलंद की थी और उस वक्त पंजाब पुलिस की तशद्दद और सरकारों की लापरवाही को एक तरीके से बेनकाब किया था। लेकिन अचानक से जसवंत सिंह खालड़ा जो है वो अलोप हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो समाज के अंदर नजर नहीं आते। लेकिन एक कार्यकर्ता, एक मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर एक अपनी अलग छवि बनाई थी। इस पूरे मामले को लेकर पिछले लंबे समय से पंजाब के अंदर एक फिल्म बनाई जा रही थी जो कि हिंदी भाषा के अंदर निर्देशित की गई थी। लेकिन अचानक से जब इस फिल्म को रिलीज करने का वक्त आया तो कई तरह के विवाद खड़े हो गए थे। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के अंदर 100 से ज़्यादा कट लगाने के लिए तमाम जो प्रोड्यूसर थे, प्रोडक्शन टीम थी, और उनको निर्देश दिए थे। लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा की फैमिली और ख़ासतौर पर जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो इस पर कट लगाने के लिए राजी नहीं थे। और यही कारण था कि अब जो सेंसर बोर्ड है देश का, अब उसने ये निर्णय लिया है कि ये फिल्म भारत के अंदर रिलीज नहीं होगी, क्योंकि दलजीत दोसांझ और उनकी बाकी जितनी टीम है और ख़ासतौर पर जसवंत सिंह खालड़ा की जो फैमिली है वो भी नहीं चाहती थी कि इस फिल्म के अंदर कोई कट लगे, क्योंकि फिल्म जो थी वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। और यही कारण था कि ना तो फैमिली उस पर कट लगाने को तैयार थी और ना ही फिल्म के जो प्रोड्यूसर निर्देशक थे वो इस फिल्म पे कोई कट लगाना चाहते थे। अब यही कारण है कि बिना कट के ये फिल्म अब इंडिया के अंदर रिलीज बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। एक इसमें और अपडेट है, क्योंकि आज इस मूवी को लेकर एक टीजर रिलीज किया गया था यूट्यूब पर। ये टीजर जो है वो डाला गया था, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर जो टीजर था वो भी एक तरीके से डिलीट कर दिया गया। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो टीजर लोगों ने देखा वो टीजर अब यूट्यूब पर नजर नहीं आ रहा। टीजर बहुत ज्यादा आक्रामक दिख रहा है और उसमें दलजीत सिंह दोसांझ का जो किरदार है वो भी बहुत ज्यादा एक तरीके से करीबी है जसवंत सिंह खालड़ा के और उनकी फैमिली के। और इसमें पंजाब पुलिस की तशद्दद और सिखों पर जो अत्याचार है वो भी एक तरीके से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन टीजर डिलीट होने के साथ ही अब ये खबर निकल कर सामने आई है कि ये जो फिल्म है वो अब इंडिया के अंदर रिलीज नहीं होगी। ये फिल्म विदेशों के अंदर अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, लेकिन भारत के अंदर ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। महाराष्ट्र में महंगी शिक्षा और बंद होते सरकारी स्कूलों के हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने अब पहली कक्षा से लेकर CBSE पैटर्न लागू करने की बात कही है। सरकार द्वारा महाराष्ट्र में CBSE पैटर्न लागू किया जाता है तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को इससे राहत मिलेगी और यह भी CBSE जैसी महंगी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी के बाद महायुति सरकार में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय के सभी विभागों के अगले 100 दिनों के कामकाज का रोड मैप मांगा था। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कदम उठाने के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए थे। इसके बाद राज्य के सभी स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू किया जाएगा। कक्षा 1 के लिए शैक्षणिक साल 2025-26, 2026-27 इन 2 चरणों में लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो भले ही शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है, लेकिन काफ़ी चुनौतियां शिक्षा विभाग के सामने रहेगी, जैसे कि CBSE पैटर्न पढ़ाने के लिए शिक्षकों के नए से नियुक्ति करनी होगी। वही स्कूलों में कई सारे बदलाव करने पड़ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के
सरकारी स्कूलों की ज़मीनी हालात तो बद से बदतर है। कई जगहों पर स्कूल तो बस नाम को शेष रह गए हैं और इन सब बदलाव को देखते हुए शिक्षा विभाग कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ऐलान किया गया है और शिक्षा विभाग द्वारा इस पर ईमानदारी से अगर काम किया जाता है तब गरीब और मध्य वर्ग परिवारों के बच्चों के लिए यह एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ में हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे बड़ी खबर की। इस समय देखा जाए उत्तराखंड के अंदर प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं डबल चुनौती बनी हुई है, क्योंकि एक और निकाय चुनाव चल रहा है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेल होने हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री का दौरा है, तो देखा जाए तो प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं डबल चुनौती इस समय दिख रही है, क्योंकि एक और निकाय चुनाव संपन्न कराने हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री का दौरा है, अंतर्राष्ट्रीय खेल भी संपन्न कराने हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। और वहीं देखेगा कि परिवहन विभाग की तरफ से भी इस बार कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी की गई है, और क्योंकि परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने साफ तौर पर बताया है कि जो आने जाने की व्यवस्था है वो की जा रही है। उसके लिए परिवहन विभाग 21 दिनों के लिए एक जो अस्थायी परमिट होता है वो जारी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब इस तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसके लिए परिवहन निगम ने भी और परिवहन विभाग ने भी कहीं ना कहीं कमर कसी है। और परिवहन विभाग की तरफ से अस्थायी परमिट सिटी बसों के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि तमाम जो रूट हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून की बात करें या टिहरी की बात करें, तमाम रूटों पर वो बसें जा सकें और उन रूटों पर जो सवारियां जो कहा जाए कि गेम्स देखने के लिए जाना चाहते हैं वो उनके माध्यम से जा सके, यानी कि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तरफ से की जा रही है। और इसके साथ ही प्रशासन की यदि व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं, चाहे यातायात की व्यवस्थाएँ हों या रहने की व्यवस्थाएँ हों या रुकने की व्यवस्थाएँ हों या खाने पीने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में प्रशासन भी जुटा हुआ है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना में लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पटना पहुंचे हैं। तकरीबन 11:30 पर पटना हवाई अड्डे पर उनका आगमन हुआ है, जिसको लेकर पूरे कांग्रेस मुख्यालय में खुशी का माहौल नज़र आ रहा है। फिलहाल राहुल गांधी इस वक्त राजधानी पटना के बापू सभागार में एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं उनके समर्थक लोग वहां पे मौजूद हैं। इस वक्त मैं पटना के मेरीन ड्राइव पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में उनके स्वागत के लिए करीब सैकड़ों गाड़ियां, 100 से भी ऊपर गाड़ियां लगी हुई है कि राहुल गांधी बापू सभागार से निकलेंगे। उसके बाद इसी मेरीन ड्राइव के रास्ते होते हुए वो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुँचेंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी संविधान बचाओ सम्मेलन को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में पहुँचेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एक अति महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, चूँकि अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर राहुल गांधी आज राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में पहुंचे हुए हैं और वो तकरीबन 2:30 पे आज अपने कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करेंगे एवं चुनाव की रणनीतियाँ को तैयार करेंगे। पूरे बिहार से कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं समर्थक आज राजधानी पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में सभी लोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी राहुल गांधी अभी एक सम्मेलन में बापू सभागार में सम्मेलन कर रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये आखिर किस प्रकार की सम्मेलन होगी। खासकर इनके स्वागत के लिए कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अखिलेश सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं और अब 2:30 बजे देखना होगा कि राहुल गांधी सम्मेलन में क्या बोलते हैं और क्या कुछ करते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।